नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिस पे हम अपने जानकारों से बातचीत करते हैं और उनका एक बढ़िया इंटरेस्टिंग व्यू भी उसके ऊपर हम लेते हैं। आज हमसे बातचीत करने के लिए मनी मंत्रा के फाउंडर विरल सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर भी और साथ साथ आपके सवालों के जवाब को लेकर भी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के एंड की तरफ। और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड की तरफ जब आप जाते हैं तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो आती है आपके दिमाग में वो आती है टैक्स सेविंग कैसे की जाए। तो टैक्स सेविंग के लिए अलग अलग जो सेक्शन, सब सेक्शंस होते हैं वो तो क्रूशियल होते ही हैं, लेकिन उसमें म्यूचुअल फंड का क्या रोल है, म्यूचुअल फंड में किन बातों का आप ध्यान रखेंगे जो आपको एक बढ़िया टैक्स सेविंग होते हुए दिखाई पड़े। तो टैक्स सेवर फंड्स के ऊपर कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को विरल सर ने जॉट डाउन किया है और उन सभी एस्पेक्ट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक बढ़िया टैक्स प्लानिंग होते हुए दिखाई पड़ सकती है। विरल सर को इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। तो विरल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो 31 मार्च से पहले टैक्स सेविंग और टैक्स सेविंग के साथ साथ टैक्स सेविंग की प्लानिंग, तो म्यूचुअल फंड में कैसे टैक्स सेविंग प्लानिंग की जाए, कौन कौन से एस्पेक्ट जिनको ध्यान रखा जाए। शुक्रिया सुमित जी शो में बुलाने के लिए। डेफिनेटली जैसे अगर हम देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च यानी ये 3 महीनों में हमेशा लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को बचाऊं। तो मैं यहाँ पे एक 5-6 चीज़ें मैंने सोची है कि ये 5-6 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप टैक्स प्लानिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और टैक्स प्लानिंग और म्यूचुअल फंड यानी डेफिनेटली एक ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो एक कैटेगरी है, वहाँ पे आप डेफिनेटली निवेश करके आपका टैक्स बचा सकते हैं ATC में। बट जो मैं इफेक्टिव वे आप बेहतर तरीके से कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और जब आप कर रहे हैं तो ये 6 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है आपका ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव आपको निश्चित करना चाहिए कि मुझे मेरे जो ATC बेनिफिट मैं लेने वाला हूं उसको, मुझे वो कैपिटल जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसको मुझे प्रिजर्व करना है, यानी मुझे बचा के रखना है, यानी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और डेट इंस्ट्रूमेंट में करना है, या मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है। क्योंकि मैं अगर लंबी अवधि तक उसको रखना चाहता हूं, टैक्स बेनिफिट तो ले रहा हूं बट लंबी अवधि तक उसको रखना चाहता हूं, तो मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है। तो पहले सबसे पहले निश्चित करिए कि आपका टैक्स ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर आपका सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका टेन्योर क्या होना चाहिए। क्या आप ज़्यादा देर तक रखने वाले हैं कि आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं आपके टैक्स प्लानिंग के लिए, टैक्स बेनिफिट के लिए, जो जिसकी अवधि सबसे ज़्यादा हो सकती है, यानी 10 साल 15 साल भी हो सकती है। और जैसे म्यूचुअल फंड की बात करें तो सबसे कम अवधि वाला टैक्स बेनिफिट देने वाला प्रोडक्ट है वो है ELSS। तो आपका टाइम टेन्योर क्या है, आप 3 या 5 साल देख रहे हैं या उससे ज़्यादा का देख रहे हैं। फिर पोटेंशियल रिटर्न्स, अभी मैं जो इन्वेस्टमेंट्स करने वाला हूं उससे मैं कितना रिटर्न की अपेक्षा रख रहा हूं। मेरा अगर डेट इंस्ट्रूमेंट रहेगा या कैपिटल प्रिजर्व का मेरा अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो मुझे रिटर्न्स वो हिसाब से मिलेंगे, जैसे मान के चलिए 7%, 8% के आसपास मिलेगा। और अगर मेरा वेल्थ क्रिएशन करने का लक्ष्य रहेगा, मुझे पैसों को बढ़ाना रहेगा, लॉन्गर टर्म रहेगा, तो मैं इक्विटी में करूंगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 से 14% भी, क्योंकि अनुमान देखा गया है ELSS फंड में 12 से 14% रिटर्न्स आए हैं। फिर एक रिस्क एपेटाइट, यानी मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, पहले वो थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए कि मेरी जो रिस्क प्रोफाइलिंग मैं जब करने के लिए सोचता हूं, या तो मेरी जो सोच है पैसों की तरफ उसको मैं प्रिजर्व करके रखना चाहता हूं। अगर प्रिजर्व करके रखना चाहता हूं तो मैं डेट में करूंगा, और अगर प्रिजर्व करके ना रख के वेल्थ क्रिएशन सोचूंगा तो मैं इक्विटी में करूंगा। तो ये जो मेरा रिस्क प्रोफाइल है वो आपके लाइफ के सिचुएशन के ऊपर होगा। और दूसरी चीज, हमेशा जब भी आप रिस्क एनालिसिस करते हैं तो आपके कोई वित्तीय सलाहकार का आप एक चुनाव करिए और उनके साथ बैठ के ये एनालिसिस करिए। फिर आती है लिक्विडिटी। मुझे वो पैसा जो मैं डाल रहा हूं मेरे टैक्स सेविंग के लिए, उसको मुझे ज़रूरत कब पड़ेगी, यानी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि मैं जब भी निकाल सकूं। यानी डेफिनेटली जैसे मैंने कहा शुरू में कि 3 साल एक म्यूचुअल फंड में सबसे कम अवधि वाला टैक्स सेविंग ऑप्शन है। बट अगर मैं और कोई ऑप्शन में जाता हूं, जैसे मैं PPF में जाता हूं, तो मेरा पैसा 15 साल तक लॉक हो जाएगा। डेफिनेटली पार्शियल विड्रॉवल का ऑप्शन रहेगा, बट लिक्विडिटी भी बहुत मायने रखती है। और आपका जब चुनाव करते हो आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का, तो उसके लिए पहले लिक्विडिटी देखना जरूरी है। और फिर जो मेरा टैक्सेशन एंड में जब मुझे वो पैसा मिलेगा तो उसके ऊपर मुझे क्या टैक्स लगने वाला है, कितना लगने वाला है। तो अनुमान सुमित जी ये देखा गया है कि सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब भी मैं टैक्स या तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करता हूं। लिक्विडिटी कब है, उसका टैक्सेशन क्या है और उसका रिटर्न क्या है।
विरल सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो आपने सभी प्लानिंग बताई है, ये सैलरीड एम्प्लॉय के लिए अलग, बिजनेस ओनर्स के लिए अलग, या 20 से 25 साल या 30 साल के निवेशकों के लिए अलग, सीनियर सिटीजन के लिए अलग, इनमें कुछ अंतर भी आएगा? अंतर वैसे देखने जाए तो कुछ नहीं आएगा। मैं ये सारे कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए अगर वो युवा है या वो मिडिल एज यानी 40-50s में है या बिजनेसमैन है या सैलरीड है, कोई भी क्लास के लिए ये 5 से 6 चीजें जो मैंने कही वो उसको ध्यान रखना चाहिए पहले निवेश करने से पहले। ओके, चले तो कुछ आपके सामने आंकड़े रखे गए, कुछ आपके सामने बातें कही गई जिनको आप ज़रूर ध्यान रखें अगर आप किसी भी तरह के टैक्स प्लानिंग के अंदर जाना चाह रहे हैं, ELSS के लिए अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं हमारे पहले दर्शक से जो कि हिमाचल प्रदेश से मौजूद हैं। अजय जी मौजूद हैं कांगड़ा से। अजय साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार अजय जी, सवाल पूछिए अजय जी। जी बहुत बढ़िया अजय जी, आप बताइए क्या हाल चाल है, कैसा मौसम है वहाँ पे, ठंड पड़ रहा है? एकदम बढ़िया सर, आज भी बारिश थी। चलिए बढ़िया, ध्यान रखिए। सवाल पूछिए। सवाल मैंने आपको भेजा था कि सवाल मेरा ये है कि मैंने कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, मतलब 2013 से कर रहा हूँ मैं। ओके। और मैं आपका शो लगभग पिछले 10-12 साल से कंटिन्यू देखता हूँ। थैंक यू ठाकुर साहब जी, तो सर ऐसा है कि इसमें जो म्यूचुअल फंड्स मैंने जैसे आपको शायद लिस्ट भी भेजी है। हाँ जी हाँ जी। कोटक फ्लेक्सी कैप है, मोतीवाल फ्लेक्सी कैप है, मेरे एसेट टैक्स सेवर है, एक्सिस ब्लू चिप है। तो ये जो मेरे अभी SIPs जा रही हैं जितनी भी, तो उसमें कुछ चेंजेस क्या रिकमेंडेड हैं कोई? आपका टारगेट क्या रखा है आपने ठाकुर साहब? टारगेट सर 3 करोड़ का रखा हुआ है मैंने अगले 15-16 ईयर्स। अच्छा ठाकुर साहब, एक बात और, क्या मतलब क्योंकि आप इतने समय से मार्केट में हैं, इतने समय से आप SIP कर रहे हैं, आपको लगा ये बेनिफिट है, इसमें बेनिफिशियरी है, आपको फायदा हुआ कुछ? बिल्कुल है सर। SIPs मुझे लगता है कि हर किसी को करनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा फायदा है। आप थोड़ा करके आप बहुत मतलब ये फर्स्ट हैंड फीडबैक हमें कभी कभी लेना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब ये फीडबैक हमें देने के लिए। क्या करना चाहिए विरल सर, इन्होंने बढ़िया निवेश किया हुआ है और 3 करोड़ का एक लक्ष्य साधा हुआ जो कि रीजनेबल दिखाई पड़ रहा है सो फार, तो आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा अजय जी को, काफ़ी अच्छी तरीके से प्लानिंग की है उन्होंने। उनके क्वेश्चंस भी जो है काफ़ी सही तरीके से पूछे हैं। पहले तो फिर थोड़ा वो निराश होंगे मेरी जो ये बात सुनकर कि उनका 3 करोड़ का लक्ष्य जो है 60 ईयर्स यानी उनके रिटायरमेंट के टाइम वो टारगेट कर रहे हैं। तो 17 सालों में वो वैसे देखने जाए तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किया है उससे थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। करीबन 2.5 करोड़ का जो कॉर्पस है वो जुटा पाएंगे ये जो कर रहे हैं। बट हाँ, मैं उनको कुछ यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगा सुमित जी। एक तो पहले है कि इक्विटी का जो एक्सपोजर है उनको यहाँ से उनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 60 साल के एज में वो 3 करोड़ का तो नहीं कर पाएंगे, बट 2.5 करोड़ के आसपास और 50 लाख का शॉर्टफॉल रहेगा, 50-60 लाख का अगर मैं यहाँ से अनुमान करूँ तो अगर ये जो 25,000 की SIP है उसको बढ़ाकर वो 6,000 और बढ़ाए और लेकर जाए 31-32,000 तक, तो डेफिनेटली वो कंफर्ट रहेगा क्योंकि उनके पास टाइम है तो थोड़ा सा इंक्रीज भी वो कर पाएंगे। और अगर वो इंक्रीज करते हैं तो आसानी से जो उनका लक्ष्य है 3 करोड़ का वो आसानी से वो कर पाएंगे। और एक चीज़, पोर्टफोलियो में उनको मल्टी कैप होना चाहिए, लार्ज एंड मिड कैप होना चाहिए। ब्लू चिप के बदले अगर वो लार्ज मिड कैप और मल्टी कैप देखे, इन्वेस्को का मल्टी कैप देख सकते हैं, टाटा का लार्ज और मिड कैप फंड देख सकते हैं वो अपने पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि उनका जो झुकाव है वो फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा है। 2 फ्लेक्सी कैप के फंड है, फिर ब्लू चिप एक रखा है उन्होंने, लॉन्ग टर्म इक्विटी रखा है, एक ही AMCs के 2-3 फंड रखे हैं। तो ऐसा ना करे, फंड को चेंज करे, मल्टी कैप को एंट्री दे सकते हैं। 17 साल है यहाँ से टाइम, तो वो देख सकते हैं। और शेयर्स का भी पोर्टफोलियो है उनका, उन्होंने कहा है, तो शेयर्स के पोर्टफोलियो में भी अगर वो जो 8-10 स्टॉक्स के आसपास ही वो अगर वो पोर्टफोलियो बनाकर रखे, सालों साल एक बार रिव्यू करते रहे कि उनका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो क्या है, क्योंकि म्यूचुअल फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे पाएंगे उनको ये 16-17 साल में, बट स्टॉक्स को रेगुलरली ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपके लिए ठाकुर साहब काफ़ी सारी सलाह आपको बताई गई हैं और जो थोड़े बहुत फेरबदल रखने की बात की गई है विरल सर ने, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अब हम बातचीत करेंगे सक्सेना साहब से। राहुल सक्सेना हमारे साथ मौजूद है वृंदावन से। सक्सेना साहब नमस्कार, सवाल पूछिए।
नमस्कार जी। नमस्कार हाँ, सक्सेना साहब। मेरा सवाल ये है सर, मैं एक्सेस ब्लू चिप में 3000 की एसआईपी है मेरी, एक्सेस स्मॉल कैप में 500, मिराज ऐसे मिड कैप में 1000 और टाटा डिजिटल इंडिया के फंड में 500। जी। तो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 5000 पर मंथ की है और Okay. मैं 2000 की एसआईपी और ऐड करना चाहता हूँ। और मेरे इसका जो करंट फंड का रिव्यू करिए सर। Okay. मैं कम। तो हाँ, सर, सक्सेना जो साहब 500 25 साल में 1 मैंने करोड़ कर- आपने बोला है शायद। हाँ, 25 साल में सर 1 करोड़ रिटायरमेंट टाइम पे। ओके तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सक्सेना साहब, आपने जो 2000 की एडिशनल एसआईपी की बात की है, ये आप इमीडिएट ऐड कर सकते हैं, राइट? हाँ जी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हर साल कितनी ऐड कर सकते हैं, तो कोई आंकड़ा आपने सोचा है? वही मतलब 2000 करीब से 5000। मतलब आप थोड़ा बहुत भी ऐड कर सकते हैं ना, वो अमाउंट इतना थोड़ा बहुत add कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। ओके हाँ, तो विरल सर, इंक्रीमेंटल एसआईपी ला सकते हैं और 25 साल में 1 करोड़ बहुत बड़ा लक्ष्य भी नहीं रखा इन्होंने, तो क्या करना चाहिए ना? डेफिनेटली सुमित जी, 25 साल में 1 करोड़ तो वो अपने करंट इन्वेस्टमेंट्स यानी 5000 जो है करंट की एसआईपी 2000 इंक्रीज करेंगे तो आसानी से वो अचीव कर पाएंगे 12% के हिसाब से मैं अगर जोड़ूं उसको तो भी। पर मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, मैं राहुल जी से ये कहना चाहूँगा कि आपके ये और भी लक्ष्य होंगे। आप मेरे ख्याल से अभी एक ही लक्ष्य दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि आपको 1 करोड़ हासिल करना है, बट 1 करोड़ डेफिनेटली आपका एक कोई गोल रहेगा, बट उसके अलावा और भी गोल हो सकते हैं। समय आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, और गोल्स भी होंगे। एसआईपी को भी बढ़ाइए, आपकी जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है तो एक परसेंटेज 10%, 20% एक चुनाव करके रखिए कि मैं ये हर साल एसआईपी बढ़ाने की कोशिश करूंगा मेरे इंक्रीज ऑफ इनकम से। तो आपके और जो गोल्स शायद से अगर है तो वो भी आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो थोड़े बहुत आपकी एडिशनल गोल्स भी बीच में आएंगे जब आप इतने लंबे सफ़र में चलते हैं, तो उन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपको फेरबदल की बात की गई है वो बेहतर है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने बहुत रियलिस्टिक गोल सो फार आप मान के चल रहे हैं। शिवाली राघव हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा से बातचीत करने के लिए। शिवाली जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि मेरी अभी पोर्टफोलियो वैल्यू 12 लाख करीब है और मैंने अपनी डिटेल्स दी हैं अपने जो भी मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है एसआईपी और लमसम दोनों मिला के, और मेरा टारगेट है 10 इयर्स में 5 करोड़ का। तो इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए और क्या आपका मतलब सजेशंस रहेंगे? तो शिवाली मैम अभी आपकी करीब 49,000 की एसआईपी चलती है, राइट? जी जी। ओके विरल सर 10 साल में 5 करोड़ ये टारगेट ये मान के चल रही हैं और करीब 5.7 यानी मोर लेस 6 लाख के आसपास का एक बल्क सम में इनका इन्वेस्टमेंट है और 50,000 रुपये के आसपास की 49,000 की एसआईपी है इनकी। क्या फेरबदल की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए? सुमित जी, कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि मैं अगर 49,000 की एसआईपी कर रहा हूं तो या कर रही हूं तो मैं आसानी से मेरा गोल अचीव कर पाऊंगी। ऐसा नहीं होता है। अभी अगर देखें तो पहले तो उनके लमसम और एसआईपी मिलाकर काफ़ी सारे फंड्स हो रहे हैं, तो थोड़ी पोर्टफोलियो साइज अगर कम कर सके। लोग कई बार ये नहीं जानते कि जो मैं जहाँ पे लमसम मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसी में आप एसआईपी भी कर सकते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो साइज जो है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे, ये एक बात। दूसरी बात, आपके पोर्टफोलियो में 10 फंड्स हैं, उसको कम करके 6 से 7 फंड करिए, ठीक है। और जैसे कहा लमसम के फंड्स में भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसको ये काम आ सकता है आपका पोर्टफोलियो को कम करने में, 6 से 7 फंड लाने में। आपका करंट पोर्टफोलियो के हिसाब से आप सिर्फ 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ ही अचीव कर पाएंगे। तो ये जो एसआईपी आप कर रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, बट जो उसका टाइम टेन्योर है और उसको देखने के हिसाब से अगर देखने जाए तो आपका जो टारगेट है वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट यहाँ पे आपको 2 लाख की एसआईपी अगर आप करते हैं, 2 लाख की अगर आप एसआईपी करते हैं आपके जो ओवरऑल टाइम टेन्योर है और टारगेट के हिसाब से, तो आप आपका टारगेट हासिल कर पाएंगे। बट आप जो अभी एसआईपी कर रहे हैं और आपका जो टाइम है वो हिसाब से अगर सोचे तो आप टारगेट हासिल नहीं कर पाएंगे। तो एसआईपी को और बढ़ानी पड़ेगी आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। तो शिवाली मैम आपको राय दी गई है कि आप अपनी एसआईपी का साइज बढ़ा सकते हैं इधर, या अपना टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हैं। तो आप दोनों में से जो चॉइस लेना चाहें वो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर जो भी सवाल अब तक हमने लिए हैं उनमें ज़्यादातर आपने देखा होगा उनकी ड्यूरेशन 20 साल 25 साल की है। तो छोटी एसआईपी भी करेंगे तो भी उनको एक टाइम का कंपाउंडिंग मिल जाएगा, लेकिन आपने टाइम ड्यूरेशन कम रखी है, इसलिए शायद आपको एसआईपी का साइज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मौजूदा 12 से लेकर 13% जो कि एक ऐसे म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न आमतौर पर देखने को मिलता है।
ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। विरल सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखें कुछ और इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स को लेकर और साथ ही साथ उनकी टॉपिक्स भी जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद अब देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ विरल सर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस के सवालों को लेकर और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स खासतौर से टैक्सेशन प्लानिंग को लेकर उस पर भी हमने उनसे चर्चा की है। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ अब वीरेंद्र चौधरी साहब मौजूद हैं हरियाणा से बातचीत करने के लिए। चौधरी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार चौधरी साहब, क्या सवाल है? सर आई एम योर बिग फैन। थैंक यू चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए, हमें देखने के लिए, सराहने के लिए। आप जो सर आप जो नॉलेज देते हैं और उसके साथ साथ जो आप एक ठहराव देते हैं थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने सराहने के लिए। सवाल पूछिए सर। सर मेरा SIP है 44,000 का मंथली। ओके। और करंट पोर्टफोलियो मेरा 22 लाख का है। ओके। और टारगेट क्या लेके चल रहा है चौधरी साहब? नेक्स्ट 11 ईयर्स में सर मैं 3 करोड़ का टारगेट लेके चल रहा हूँ। ओके। ऑल्दो उसके लिए अराउंड 18 to 20% रिटर्न चाहिए, बट जो मेरे पास पोर्टफोलियो है क्या उस पोर्टफोलियो से ये 18-20% रिटर्न आ सकता है क्या? या मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे उसमें कुछ? तो चौधरी साहब कुछ इंक्रीमेंटल SIP बढ़ा सकते हैं आप विद टाइम? यस, अराउंड 5 to 10K। 5 to 10K, लेकिन ये विद टाइम आप बढ़ाएंगे, राइट? यस। चलिए विरल सर, इनका पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ है, करीब करीब 22 लाख की वैल्यू है, 44,000 का SIP चल रहा है इनका। लेकिन यहाँ पर पहले वाले कंपैरिजन में एक अच्छी चीज़ है कि ये 25 साल का एक्सपीरियंस, मतलब ड्यूरेशन भी नहीं है और 5 साल जैसा कम ड्यूरेशन भी नहीं है, ये बीच में 11 साल के करीब है और ये इंक्रीमेंटली थोड़ी थोड़ी SIP बढ़ा सकते हैं 5 से लेकर 8K तक। कितना अचीवेबल, कितने बदलाव की ज़रूरत? बदलाव की ज़रूरत है। मैंने चौधरी जी का जब भी पोर्टफोलियो देखा तो मैंने मेरे बदलाव लिखे हैं, काफ़ी बदलाव करने की ज़रूरत है। पहले तो मैं हमेशा कहता हूं दर्शकों को सुमित जी कि बहुत सारे फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, तो फंड की जो साइज़ है वो एक 6-7 फंड्स के आसपास भी अगर आप रखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा फंड रखेंगे तो मेरा रिटर्न्स मुझे हासिल हो जाएगा, मेरा लक्ष्य से मैं नज़दीक पहुंच जाऊंगा या लक्ष्य हासिल कर लूंगा, ऐसा कभी भी नहीं है। 6-7 फंड रखिए, 6-7 फंड से भी आपके लक्ष्य जो आपकी टाइम टेन्योर है या गोल है वो आप हासिल कर पाएंगे। हाँ, डेफिनेटली उसके लिए जो आपकी अमाउंट एक होनी चाहिए, जो टारगेट वो करने के लिए, वो भी एक बार देखनी चाहिए। तो पहले तो मैंने जैसे कहा फंड्स को कम करिए, हो सके तो कम करिए फंड्स को, और लमसम है, अभी लमसम है तो वो ही उसमें ही आप आपकी SIP ऐड करके वो फंड को ओवरऑल साइज कम कर सकते हैं। करंट SIP जो आपकी चल रही है उससे आप लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके अभी करंट SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो आप 2 करोड़ ही हासिल कर पाएंगे, और अगर आपको 3 करोड़ करना है, और पहले तो ये 18-20% का जो आपकी टारगेट है रिटर्न, वो कभी भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा है। एक पास्ट परफॉर्मेंस, डेफिनेटली पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर का इंडिकेटर नहीं हो सकता, बट एक म्यूचुअल फंड को मैं अगर कंस्ट्रक्ट करूं और देखूं उसको, तो वो एक 12-14% के आसपास कैपेबिलिटी रखता है रिटर्न्स देने में, और लंबी अवधि के पावर ऑफ कंपाउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट की उठापटक के पॉइंट ऑफ व्यू से 12-14% से चलना और देखना और सोचना वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको SIP 85,000 की ओवरऑल SIP आपको, यानी आपकी करंट SIP से लेकर टोटल SIP आपको 85,000 की करनी होगी, तो ही आपका जो 3 करोड़ का जो लक्ष्य है वो हासिल कर पाएंगे। तो चौधरी साहब, थोड़े बहुत बदलाव जो आपको बताए गए हैं, और ये आप खुद ही, आपकी बात से ही लग रहा था कि आप शायद 18% के रिटर्न को रियलिस्टिक खुद भी नहीं मानते हैं, तो अच्छी चीज़ ये है। तो आप 14-15% का एक रिटर्न आप मान के चलिए, बिल्कुल रीजनेबल होता है। ये स्टॉक मार्केट का ही नियम है कि 14-15% आपको आमतौर पर मिल जाता है। तो आप म्यूचुअल फंड में अगर आप बहुत ही मिनिमम भी डिस्काउंट करेंगे तो 12% हम लेके चलते हैं आमतौर पे, तो अगर उससे ज़्यादा मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। विरल सर ने बात बिल्कुल सही कही कि पास्ट परफॉर्मेंस कभी इंडिकेटर नहीं होता, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि पास्ट परफॉर्मेंस में अगर 18-12 आया है तो कोई बड़ी बात नहीं, आगे 18 भी आ जाए तो दोनों तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन फिर भी आप 12% 14% के हिसाब से अगर चलेंगे तो आप 2 करोड़ तक पहुँचेंगे, लेकिन 3 करोड़ के लिए थोड़ा सा इंक्रीमेंटल आपको फंड्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, और वो बदलाव आपको बताई दिए हैं भट्ट सर ने। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हौसला अफजाई के लिए, हमें देखने के लिए, सराहने के लिए। जाने से पहले विरल सर, जो आपकी तरफ से टॉप फंड्स होंगे वो कौन से होंगे? ये मार्केट के हिसाब से टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसेट एलोकेटर
अभी भी 23, 24 काफ़ी कंफ्यूजन वाला रहेगा। एसेट एलोकेशन करिए, सारे एसेट्स को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। उसके लिए आईसीआईसीआई का एसेट एलोकेटर फंड, कैनेरा का फ्लेक्सी कैप फंड देख सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी काफ़ी अच्छी है, लार्ज कैप में उसका झुकाव ज़्यादा रहता है, इसके लिए फ्लेक्सी कैप फंड। और इडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज, मार्केट की उठापटक रहती है, वॉलेटाइल रहता है, तो उसके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड भी आपके अगर फंड में पोर्टफोलियो में आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर फंड, केनरा फ्लेक्सी कैप फंड और इडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, ये कुछ नाम हैं जो कि आपको विरल सर ने बताए हैं। इनको आप अगर अपना पोर्टफोलियो नया बिल्ड करना चाह रहे हो तो इनको भी आप विकल्प के तौर पर देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विरल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आप इतनी दूर से आए स्टूडियो में हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल योर मनी में इतना ही, आगे लगातार खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार। के प्रायोजक हैं रूफ ऑन सीमेंट।